स्टार्ट हो जाए तो ऊपर दिखने लग जाता है ना। मैसेज तो आया है। हाँ जी, स्टार्ट हो गया। ठीक। तो अभी हम जो आज आउटबाउंड का प्रोसेस करेंगे ना, आउटबाउंड प्रोसेस क्या होता है, तो एससीपी के अंदर और बिजनेस के अंदर, ठीक है, दोनों के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो देखो आउटबाउंड प्रोसेस का मतलब है कि हम अपने प्लांट से मटेरियल को भेज रहे हैं वापस। ठीक है, अब भेज रहे हैं मतलब हम उसको अब वेयर हाउस से इन्वेंट्री को हम सेल आउट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसका सेल का। आउटबाउंड प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो ऑब्जेक्टिव है आउटबाउंड प्रोसेस का, दैट इज सेल। ये आपको वो क्या करना है, मटेरियल को सेल करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे आते हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपने ऑर्डर करा एक फोन का, आईफोन का ऑर्डर किया, आईफोन। ठीक है, आईफोन का ऑर्डर कर दिया आपने, एप्पल का ऑर्डर कर दिया। ठीक है, जैसे ही आपने फोन ऑर्डर किया, ठीक है, अब आप देखते हो कि आपको मैसेज आ जाता है कि ऑर्डर आपका बुक हो गया, राइट। उसको बोलते हैं आपने ऑर्डर मिला आपको, और उसका आपको कंफर्मेशन भी मिल गया, ऑर्डर कंफर्मेशन। ठीक है, तो जैसे ही कंफर्मेशन हो जाएगा, अगर उसकी इन्वेंट्री है सिस्टम के अंदर, तो फिर उसकी क्या बनती है, डिलीवरी। ठीक है, अब आपको जो ऑर्डर मिला है उस पे आपने एग्जीक्यूशन प्लान स्टार्ट कर दिया। एग्जीक्यूशन प्लान स्टार्ट मतलब आपके पास एप्पल का आईफोन सिस्टम में पड़ा हुआ है। ठीक है, सिस्टम में पड़ा है, आपने 1 पीस का किया है, 1 पीस का ऑर्डर आपका डिलीवरी उसकी जनरेट हो गई। अब वो अगर वेयर हाउस मैनेज्ड है, ठीक है, WMS बेस्ड वेयर हाउस है, तो उस डिलीवरी से अब उसकी क्या होनी चाहिए, पिकिंग। ठीक है, अब पिकिंग एक्सरसाइज के लिए बनता है सिस्टम के अंदर ट्रांसफर ऑर्डर। बराबर। और वेयर हाउस में कई जगह उसको ट्रांसफर ऑर्डर बोला जाता है, कई जगह उसको पिक लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, एसएपी में भी दोनों को बोला गया है, ट्रांसफर ऑर्डर और पिक लिस्ट। तो एसएपी में जो ट्रांसफर ऑर्डर की परिभाषा है, वो हर एक कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट है, और एक डॉक्यूमेंट है जिससे एग्जीक्यूशन प्रोसेस पूरे वेयरहाउस के अंदर मूवमेंट होती है, जिससे उसको ट्रांसफर ऑर्डर बोलते हैं। जितनी मूवमेंट्स होंगी उतने ट्रांसफर ऑर्डर होंगे। ठीक है, तो आपने एप्पल का ऑर्डर मिला, डिलीवरी चली, वेयरहाउस एक्टिवेटेड है, उसकी पिकिंग हो गई। अब आपको पता है फोन के साथ में, आपको आईफोन के साथ में क्या क्या आता है, चार्जर आता है। ठीक है, चार्जर के साथ आपका ईयरफोन आता है, अगर ईयरफोन है तो आपको मैनुअल आता है। तो मैं लिखता जाता हूँ क्या क्या आता है आपको। फोन मिलता है, आपको चार्जर मिलता है, उसमें आपको मैनुअल मिलता है यूज करने का, और उसमें आपको अगर ईयरफोन है तो ईयरफोन भी मिलता है। और आपको क्या मिलती है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है जो आपको मिलता है। ठीक है, तो जो आपको मिल रहा है वो पहले पिक होना चाहिए वेयर हाउस से, राइट। तो अब ये जो है, मैं आपको आऊंगा जब किट के प्रोसेस में आऊंगा ना, एक वेयरहाउस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब एक साथ आपको मल्टीपल चीजें सेल आउट हो रही है ना, मतलब एक प्रोडक्ट बिक रहा है और उसके साथ मल्टीपल चीजें, उसको किट बोलते हैं वेयरहाउस के अंदर। ठीक है, किटिंग बोलते हैं, किटिंग स्टैंडर्ड टर्म में किटिंग बोलते हैं, कई जगह कॉम्बो बोलते हैं। ठीक है, कॉम्बो मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट उसके अंदर, कॉम्बो। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम करेंगे अलग से, प्रोडक्शन का पार्ट होता है। तो ये अब आपका पिकिंग होगा। तो अभी एज एक प्रोडक्ट ही, अगर ये किट हमने परचेज किया, मान लो हमने एक ही प्रोडक्ट किया फोन, और उस फोन के साथ ये सारे अवेलेबल थे, तो उसको किट समझ लो। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कभी टाइम मिलेगा तो करेंगे। तो पिकिंग हो गया इसका। पिकिंग होने के बाद अब क्या करना है, उसका पैकिंग करवाना है। पैकिंग में
उसके अब देखते हो आप जब फोन खरीदते हो तो पैकिंग के साथ में उसका आपको फिलेट रहता है, सेकेंडरी पैकिंग भी होती है उसकी, ताकि वो टूट ना जाए रख रखाव में, सेकेंडरी पैकिंग। ठीक है, एक होता है प्राइमरी पैकिंग, एक सेकेंडरी पैकिंग, तो इसको मैं सेकेंडरी पैकिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, उसका पैकिंग हो गया तो डिलीवरी वाइज आपकी पिकिंग हो गई, पैकिंग हो गई। अब आपका सिस्टम क्या है, अब इसकी इन्वेंटरी निकालनी है क्योंकि आपको ये कहाँ शिप करना है, तो सिस्टम से उसकी इन्वेंटरी निकालने के लिए क्या करते हैं, पीजीआई। ठीक है, पोस्ट इशू, मैं अभी इसको गुड इशू लिख रहा हूँ। ठीक है, एसएपी की टर्म नहीं यूज कर रहा हूँ, खाली गुड इशू लिख रहा हूँ। तो आपको ये सारे मटेरियल भेजने हैं, तो आपने इनको गुड इशू किया, अब गुड इशू कर दिया है, तो अब आपको पैसे चाहिए। जैसे मार्केट में हम जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो जब हमें गुड्स दे देता है हम उसको पैसे देते हैं, तो इस गुड इशू के लिए फिर अब क्या होगी, इसकी बिलिंग होगी। बिलिंग होगी। ठीक है, बिलिंग कह लो, इनवॉइसिंग कह लो, है ना। अब इनवॉइस करने के बाद में, अब ये जो मटेरियल है, आपने ऑर्डर जब उसको दिया था एप्पल का, तो आपसे उसको इंफॉर्मेशन क्या क्या दी थी आपने उस पे बताया था कि आप क्या मटेरियल चाहिए आपको, तो आईफोन चाहिए था आपको एक डिलीवरी डेट दिख रही थी उसमें कि कब वो डिलीवर हो जाएगा, प्रॉमिस डेट बोलिए, डिलीवरी डेट बोलिए। उसमें क्वांटिटी थी कितने फोन चाहिए आपको। ठीक है, और आपका नाम आ रहा था, मतलब आप कस्टमर कौन है उसका। ठीक है, आपको आएगा वो बिल किसके नाम पे होगा, आपने एड्रेस दिया तो वो शिप किसके नाम पे होगा। ठीक है, आप दूसरे के लिए गिफ्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। तो आपने ऑर्डर किया, कहीं और भिजवा रहे हैं, तो बिलिंग किसी और की, शिपिंग किसी और को। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन खरीदते समय आपने उसको सिस्टम को दे दी। दूसरा, आपको एक चीज और दिखाता है कि आपको क्या कल ही चाहिए, मान लो किसी का बर्थडे पे आप गिफ्ट कर रहे हो, तो आपने उसका प्रायोरिटी भी दे दिया कि ना भैया मुझे कल ही देना है, कल मेरे भाई का बर्थडे है और आपको देना है, मान लीजिए, या किसी दोस्त को देना है, तो आपने उसको प्रायोरिटी भी दे दी। ठीक है, तो अब देखो एक प्रोसेस में क्या क्या किया आपने। सबसे पहले जब आप ऑर्डर कर रहे थे तो ऑर्डर में इंफॉर्मेशन आपने किसको दी, क्या चाहिए, कब तक चाहिए, कितना चाहिए, किसको चाहिए, कहाँ पे चाहिए, और प्रायोरिटी क्या है उसकी। ठीक है, ऑर्डर मिल गया। अब ऑर्डर में वो सारी इंफॉर्मेशन थी, कहाँ भेजना है, कब भेजना है, कितना भेजना है, तो उसके बिहाफ पे अगर स्टॉक है आपके पास तो सिस्टम में आपने डिलीवरी बना दी। ठीक है, डिलीवरी में आपको शिपिंग एड्रेस चाहिए कि कहाँ उसको भेजना है, जो कि आपके वहां से मिल गया। ठीक है, और कौन शिप करने वाला है उसको, जैसे ही अब वो, हाँ सर, हाँ प्रमोद जी कहिए। ये ओबडी जनरेट कौन करेगा, जिसके पास माल रहेगा वो करेगा कि स्पेक्स वाला करेगा? हाँ, तो देखो क्या रहता है प्रमोद जी, कि काम को कौन करेगा, ये गाइडलाइन होती है कंपनी में, जो टीम रहती है ना। अच्छा। तो अब मैं कस्टमर वाइज उसी पे आ रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि वो वेयर हाउस पे डिपेंड करता है अब कि वेयर हाउस किस तरीके का है। अच्छा। कई जगह वेयर हाउस की खुद की टीम मैनेज कर रही होती है, WMS खुद की अच्छा। इंटरनल टीम। वेयर हाउस कितने तरीके के होते हैं, मैंने एक वीडियो डाली थी, एक गौरव जी थे उनको समझाते समय, और मैंने वो पूरे फ्रेशर के हिसाब से बनाई थी, जिनको एक एक वर्ड पता। तो एक होता है इंटरनल आपका वेयर हाउस, जिसको आपकी कंपनी खुद ही मैनेज कर रही है। ठीक है, हाँ। हाँ। कंपनी का अपना खुद का वेयर हाउस। एक वेयर हाउस होता है कि वो बस मैन्युफैक्चर करेगा और उसको मैनेज करेगा 3PL। अच्छा। एक हो गया गवर्नमेंट टाइप का वेयर हाउस, ओनरशिप के हिसाब से बता रहा हूँ ये वेयर हाउस कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट में कंपनी वाला ही आ गया। अब इतने तरीके के वेयर हाउस के टाइप हो सकते हैं। ठीक है, तो उस कंपनी की जो गाइडलाइन होगी, अगर आपका खुद का वेयर हाउस है तो आपके यहाँ जो प्रोटोकॉल बना रखा है वेयर हाउस के चैंपियंस ने, जो बैठ के बनाया है टॉप मैनेजमेंट ने, कि इसकी डिलीवरी इन टीम को देखनी है। अच्छा। तो जिसके लिए बना रखा है वही देखेगी। आइडली ये काम होना चाहिए, वो मटेरियल शिप कौन करने वाला है, वेयर हाउस, राइट। राइट। तो सिस्टम में
अगर इन्वेंट्री है तो वो ऑटोमेटिक डिलीवरी का ऑप्शन होता है एसएपी के अंदर कि अच्छा। स्टॉक है तो अपने आप चलेगी, बैकग्राउंड अच्छा। में चलती रहेगी, हर 5-10 मिनट में डिलीवरी चलती रहेगी। अच्छा। तो वेयर हाउस को प्रॉपर डिलीवरी मिलेगी, उसके साथ अपने आप टीओ बने भी मिलेंगे बरोबर। ऑटोमेटिक। तो डिलीवरी अपने आप एग्जीक्यूट हो रही है, टीओ अपने आप बन रहे हैं। पिकिंग और पैकिंग की जो एक्सरसाइज है ये कोर वेयर हाउस की एक्सरसाइज है। अच्छा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिजिकल मटेरियल वेयर हाउस में पड़ा है, ऑनरशिप उसका वेयर हाउस है, उसमें पैकेजिंग मटेरियल कहाँ पड़ा है, कितना किसमें क्या पैक करना है, पैकिंग एक्सरसाइज कोर वेयर हाउस की है। अब उठा के जो गुड इशू का टीम है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बताया जिसकी ऑनरशिप है, अब यहाँ फिर से आ गया वो कंपनी का गाइडलाइन कि कई जगह ये वेयर हाउस की टीम कर देती है। अगर 3PL बेस्ड वेयर हाउस है तो ये सारा का सारा काम 3PL कर देता है। अच्छा। अगर वो कंपनी कॉर्पोरेट किया, उसका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो गुड इशू का जो डिपार्टमेंट है, बिलिंग वाली जो टीम होती है, वो ये इनका आपस में एक दूसरे के कस्टमर है, ये इंटरनल कस्टमर पार्टनर है इंटरनल। तो वो क्या करते हैं, ये दोनों बंदे लगभग ज्यादातर एक ही होते हैं कि भैया मैं ये इसी ने इनवॉइस पता रहे कि मैंने क्या दे रहा, क्या मैं इशू कर रहा हूँ वेयर हाउस से और किसका बिल बनाना है। तो ये दोनों पैरेलल एक्सरसाइज हो जाती है। अच्छा। ठीक है, तो काम क्या होना है वो वेयर हाउस के जो टाइप हैं उसके हिसाब से डिसाइड होगा। मैनेजमेंट का एक गाइडलाइन होगा, वेयर हाउस किस तरीके का है, किसका ओनरशिप क्या है वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सभी तरीके के वेयर हाउस में अभी फिलहाल काम कर लिया है, जहां पे 3PL पूरा वेयर हाउस संभालते हैं उसमें भी, जहां अच्छा। कंपनी पूरा संभालती है उसमें भी, जहां दोनों मिलके संभालते हैं। कि सपोज कीजिए कि ये वेयर हाउस में कंपनी ने अपना रखा है कि भैया मैं इन्वेंट्री रखूंगा अपने पास में, उसका काम मैं देखूंगा, 3PL को मैं काम दे दूंगा, पिकिंग पैकिंग लोडिंग अनलोडिंग ये सब काम 3PL करेगा। बरोबर। तो और उसके हिसाब से मैं उसको पैसा दे दूंगा। तो बरोबर। जितनी लाइनें वो डिलीवरी के अंदर पिक करेगा, कई जगह लाइन वाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतनी लाइनें हर बंदों को पिक करनी है, प्रोडक्टिव एफर्ट, क्योंकि फिजिकल एफर्ट है ना। अब कैसे हम लोग लेबर को लेके आते हैं तो काम बताते हैं, ये काम करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो कितना क्वांटिटी उसने दिन भर में पिकिंग किया है, फिजिकल एक्टिविटी है पिकिंग, तो कितना क्वांटिटी पिक किया है और कितना क्वांटिटी पैक किया है, ये फिजिकल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये जो बंदा कर रहा है इसी से बुनियादी आता है कि उसको कितना पैसा मिलना चाहिए। तो अगर 3PL बेस्ड वेयर हाउस रहता है तो कंपनियों में हर जगह अपना अपना टर्म्स होता है सबका कि कितनी लाइनें कौन पिक करेगा, उसका लाइन के हिसाब से एग्रीमेंट रहता है। एक महीने में इतनी लाइनें पिक करेंगे, इतने पिक करेंगे। कई जगह वैल्यू का रहता है, बट वैल्यू का अब कोई मतलब नहीं बनता है। रीजन क्यों? अब मान लो सोना कोई बेच रहा है तो एक बार में सोना को उठाने का कोई एफर्ट है नहीं फिजिकल, राइट ना, पैकिंग करने का कोई एफर्ट है फिजिकल, तो सोना बेचने का कोई नहीं। बट अगर वो काम कैसा है, लोहा उठा के ले जाना है ना, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जो होते हैं, रैम हो गया, टायर्स हो गए, ये सब उठा उठा के गाड़ी में लोड करना है, तो उसका पैकिंग का भी मेहनत है और पैकिंग का भी मेहनत है। तो ये जो दो मेहनत है, उस मेहनत के हिसाब से एग्रीमेंट बनता है कि ये 3PL बताता है कि मैं एक महीने में इतनी क्वांटिटी पिक करवाऊंगा, इतनी पैक करवाऊंगा और देगा। ठीक है, तो ये तो था पूरा बिजनेस। अब ये जो पूरा बिजनेस है इसमें अभी बिलिंग के बाद अभी जो आते हैं आगे, इनवॉइस हो गया। अब वो मटेरियल अभी भी वेयर हाउस के अंदर ही है, तो ये जो डब्बा था इसी पे जब आपका इशू होता है तो एक शिपिंग एड्रेस उसी डब्बे पे लगा दिया जाता है। आपके पास जब घर पे रिसीव करते हो, जिसको आप लोग वहां बेल बोलते हैं, तो शिपिंग एड्रेस यहीं लगा रहता है जब आप ऑर्डर रिसीव करते हैं, ताकि ये डब्बा कहाँ जाना है वो चला जाए। अब यहां से जब वो निकलेगा तो अब लेके कौन आएगा? ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट से आएगा। बरोबर। दूसरा, अब उस ट्रांसपोर्ट वाले के लिए हर इंडिया में या किसी भी देश में जब गुड्स, अभी जब तक वेयर हाउस में था तब तक वेयर हाउस की लाइबिलिटी थी वो, बरोबर। अब रोड पे निकल गया है तो वेयर हाउस से निकल गया, उसको पैसा मिल गया है या मिलने वाला है, राइट। तो टैक्स भी बुक हो गया है उस पे, कितना टैक्स लगा है। अब वो जब, क्योंकि अब वो कंपनी से बाहर आ गया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो ट्रांसपोर्टर की रहेगी, ये डिपेंड करेगा किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसको पहुंचाने तक की, कस्टमर तक। बरोबर।
उसको देखने के लिए, और दूसरा कितने का बिल कौन कंपनी कर रहा है उसको नजर रखने के लिए, और उसका ट्रैकिंग रखने के लिए गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस होती हैं हर कंट्री में। तो इधर ई वे बिल भी रहता है ऑप्शन, ठीक है, कि बिलिंग के बाद में ट्रांसपोर्टर की डिटेल कि किस गाड़ी में जाएगा, किस व्हीकल में जाएगा, उस व्हीकल का क्या नंबर होगा, वो कौन सा पार्टी का व्हीकल है, तो मान लो DHL हो गया, लॉजिस्टिक वाला, है ना, ये सारा डिटेल, कितना वैल्यू है उसमें, क्या क्वांटिटी है, ताकि सरकार को जो टैक्स दिया गया है वो और रोड पे जो गया है, ठीक है, उसको देखा जा सके कि कितना मटेरियल बिल वाइज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, ठीक है। और दूसरा ये स्मगलिंग जो हम लोग सुना करते थे फिल्मों में, उससे रिलेटेड है, मान लो बिना बिल के मटेरियल इधर उधर जा रहा है तो गवर्नमेंट का वो लॉस है, ठीक है, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है। मान लो GST के बिना, अभी तो कुछ है नहीं ऐसा इंडिया में जो बिना टैक्स के पहले हुआ करता था, उसको कई जगह फॉर्म थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाना है, दूसरे से लाना है, उसके लिए अलग टैक्स हुआ करता था, अभी एक कॉमन टैक्स है, ठीक है। तो उस समय अलग प्रोसेस हुआ करते थे, तो ये ई वे बिल ये सारी चीजें निर्धारित कर देता है, ठीक है। अब जब ट्रांसपोर्टर लेके निकल गया, कस्टमर को जब वो देगा मटेरियल, तब वो मटेरियल कस्टमर के हाथ में डिलीवर होगा। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि वेयर हाउस का, कि प्रोवाइड द राइट मटेरियल एट राइट टाइम विद राइट सर्विसेज टू द कंज्यूमर या कस्टमर ऑफ अ प्रोडक्ट, ये प्रैक्टिस है आउटबाउंड प्रोसेस, ठीक है। टाइम पे जाना, राइट प्रोडक्ट जाना चाहिए, राइट क्वांटिटी जानी चाहिए, राइट वैल्यू के साथ जाना चाहिए, राइट सर्विसेज के साथ जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं उसने आपको 2 तारीख को मांग रहा था, हाई प्रायोरिटी, आपको बिल भी दिया था 100 रुपए का और आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी दिया, और आपने मटेरियल उसको उस दिन दिया नहीं जिस दिन देना था, है ना। तो अभी इधर आते हैं, डिस्क्रिपेंसी पे नहीं जाएंगे, रिवर्सल और वो सारे केस कभी बाद में देखेंगे। तो ये नॉर्मल जो प्रोसेस है आप देखेंगे कि आउटबाउंड ऑर्डर आते हैं। अब जो कोर वेयर हाउस का काम है वो ये है कि पिक लिस्ट प्रिंट होगा पहले, पिक लिस्ट प्रिंट के हिसाब से, पिक लिस्ट क्या होती है, एक डिटेल है, लिस्ट ऑफ आइटम विच नीड टू बी पिक फ्रॉम वेयर हाउस, कि उस मटेरियल का कौन सा मटेरियल वेयर हाउस में कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ से उठाना है, कहाँ ले जाना है, कौन बंदा उसको पिक करेगा, कौन बंदा उसको पैक करेगा, कहाँ ले जाके वो रखेगा, दैट इज पिक लिस्ट। बराबर। पिकिंग स्टार्ट हो गई, क्यों, पिकिंग में पता था कौन बंदा जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या उठाएगा, कितना उठाएगा, कहाँ ले जाके रखेगा, वो पिकिंग कर लिया उसने, ठीक है। अब वो गुड्स पे डिपेंड करता है कि उस गुड्स में एक लेवल का पैकिंग चाहिए, अंदर कुछ फिलेट करना है, आइटम किस तरीके का है, टूटने वाला आइटम है, क्या है, तो सेकेंडरी पैकिंग लगेगी। उसके बाद क्योंकि आपने गुड्स पैक कर दिया, अब अंदर इंफॉर्मेशन डाल दी, डब्बे को भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि अंदर क्या क्या भरा हुआ है, तो पैकिंग लेवल और शिपिंग लेवल, कि वो डब्बा जाना कहाँ है। अब जैसे ही वो हो गया, उसका गुड इशू सिस्टम से वो निकालेंगे और उतने पैसा का बिल रेज करेंगे, क्योंकि आपने इन्वेंट्री अपने सिस्टम से निकाल दी है, ठीक है। तो 100 रुपए का मटेरियल आप बाहर भेज रहे हो और 120 रुपया कोई प्रॉफिट रख के आपका 120 रुपया आ रहा है, ठीक है, यानी 20 रुपए का मार्जिन है आपका प्रॉफिट का। बिलिंग होने के बाद आपका गेट आउट होगा, ई वे बिल होगा जो मैं अभी बता रहा था, और पूरा का पूरा प्रोसेस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये नॉर्मल आउटबाउंड का प्रोसेस, ठीक है। अब हर प्रोसेस में वेराइटीज हैं एज पर बिजनेस, कि टेक्सटाइल का अलग प्रोसेस है, ऑटोमोबाइल का, देखो जो मेन प्रोसेस है बुनियादी यही है 7-8, लेकिन अब क्योंकि ऑर्डर स्टार्ट होता है, अब सोचो आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री है, बराबर, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, तो सपोज करो, आपको इसी में एग्जांपल ले चलता हूं, ऑर्डर आ गया आपके पास 100 क्वांटिटी का, और आपके पास जो रेडी गुड पड़े हैं वो 20 ही पड़े हैं, ठीक है। तो 100 क्वांटिटी का ऑर्डर आया है और रेडी आपके पास जो इन्वेंट्री है वो कितनी है, केवल 20 क्वांटिटी, ठीक है, टोटल इन्वेंट्री, तो फिनिश गुड की इन्वेंट्री। तो अब आपको 80 क्या करना होगा, या तो बाहर से खरीद के लाना होगा 80 पीस, या तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड वेयर हाउस है तो 80 पीस बनाना होगा, बराबर।
अब 80 पीस बनाने के लिए हम्म। आपको, या 80 पीस बाहर से लाने के लिए, दोनों हो सकता है। मान लो अब 80 में से भी दो क्राइटेरिया हैं कि आप 60 खुद बनाओगे, ठीक है, बराबर। 60 खुद बनाओगे और 20 कैपेसिटी नहीं है आप बाहर दे दोगे, ठीक। ठीक है, या आप डायरेक्ट खरीद लाओगे बाहर से, जो भी समझिए। तो ठीक। अब वो 80 के हिसाब से आपका 60 का काम है, तो 60 की क्वांटिटी के लिए आपके पास कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, ठीक है, रॉ मटेरियल के अलावा कितनी आपकी ऑलरेडी हो सकता है कि बन ही रहा हो वो मटेरियल, कितनी आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी है, उसके हिसाब से आपका अगर मटेरियल है ही नहीं रॉ मटेरियल तो उसका पीआर प्रोसेस स्टार्ट होगा। अच्छा। ठीक है, परचेज होके आएगा ना रॉ मटेरियल, तो परचेज पीआर प्रोसेस पीओ प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो जो इन्वेंट्री बाहर से आनी है खरीद के, ठीक है, और बाकी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो अवेलेबल है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका ये पूरा ये 20 और ये 80 हो गया तो आप अब 100 क्वांटिटी बेच सकते हो, फिर वो 100 क्वांटिटी के लिए सेम प्रोसेस है। अभी ठीक इसमें है, एक क्या होता है ओम जी, जैसा 100 का ऑर्डर आया, हेलो, बोलिए। 100 का ऑर्डर आया, अब मेरे पास सिर्फ 80 पीस पड़े हुए हैं, ठीक है, 20 पीस मेरे पास अभी नहीं है। हम्म अब 20 पीस को आने में कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेगा, हम्म तो मैं 80 पीस को रोक तो नहीं सकता ना। हाँ बिल्कुल, तो 80 तो पीस को डिस्पैच कर दूंगा, जब जैसा मैं पैक करके डिस्पैच कर दूंगा तो मेरा ये ओबीडी क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल, अगर ये ओबीडी क्लोज नहीं करना है, मेरे को 20 पीस का और बनाना है, तो मेरे को नया ओबीडी बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, परंतु इसके कारण मेरे को वो 80 पीस डिस्पैच करने देगा नहीं वो जल्दी। बिल्कुल, ऑर्डर 100 का था, 80 ऑर्डर कर रहा मैं, सिस्टम नॉट अलाउ करेगा पहले तो। बिल्कुल, तो आपको 80 क्वांटिटी ही पिक करनी होगी, डिलीवरी की क्वांटिटी ही 80 करनी होगी, और फिर तब आप भेज जाके दोगे, और जब 20 पीस आएगा तब उसका 20 के साथ वही प्रोसेस होगा, है ना। ये तो प्रोसेस होता है मैक्सिमम। हाँ हाँ बिल्कुल, तो अभी जो आपका जो कस्टमर है ना, वो आपका कस्टमर है, आपके केस में आपका सपोज कीजिए डीलर बेस्ड इंडस्ट्री है, आपका खुद का ही कस्टमर है, ठीक है, तो आप उसको जो दोगे उसके पास उपाय है नहीं, जितना दोगे जैसे दोगे उसको लेना है और सेल करना है, ठीक है। बराबर। लेकिन अब ऐसी जगह है जैसे गाड़ी, अब मैंने ये जो 100 क्वांटिटी लिखी है, मुझे 50 कार बेचनी थी, ठीक है, बराबर। अब 50 कार के लिए मुझे 100 शीशे चाहिए, और 100 मतलब 100 चाहिए, 100 बन रहे हैं वो, है ना। और मेरा कस्टमर बोलता है कि ना भैया मैं 2 बार पैसे नहीं दूंगा ट्रांसपोर्टेशन के, अच्छा। एक बार 20 मंगाऊंगा, एक बार 50 मंगाऊंगा, ऐसे तो मेरा, और ऊपर से मेरा मैन्युफैक्चरिंग सफर करेगा, तो बराबर। मैं, आप बताओ मुझे 100 बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो वैसे केस अच्छा। में क्या हो जाता है, वो कस्टमर पे टोटल डिपेंड करता है, उसकी प्रायोरिटीज पे टोटल डिपेंड करता है, उसके गुड्स पे डिपेंड करता है वो क्या बनाने वाला है, कितना देना है। अब जैसे मान लो टायर का बिजनेस है आपका, तो 500 गाड़ियां हैं, स्टेपनी मिला के हर गाड़ी 2500 टायर चाहिए तो चाहिए, है ना। अब वो 500 का ठीक। प्लान है, कस्टमर से उसको ऑर्डर मिला है, गाड़ी लोगों ने बुक कर रखी है 10-10 15-15 हजार, 20,000, किसी ने 50,000 रुपए दे के, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होगा, लोग ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। मान लो आप, मैंने आज गाड़ी का 20 लाख का गाड़ी डिसाइड किया, और मैंने एक डेट बोला और उस डेट पे मुझे मटेरियल नहीं मिला, तो मैंने बोला भैया मुझे नहीं चाहिए ये, है ना, समझ रहे, हो सकता है ना ऐसा, तो वो लॉस हो गया अपॉर्चुनिटी का। तो सारा का सारा जो खेल है वो बिजनेस का है, कि बिजनेस बिजनेस का कैसे, बस। तो आपका जो बेस्ट है, आपका क्या है, डीलर के केस में क्या रहता है कि आपके पास जितना गुड्स रेडी है उतना करके आप डीलर को भेज दीजिए, फिर आप 20 का ऑर्डर, अभी इंपोर्ट का केस, तो जो हम सेल कह रहे थे ना, अब सेल के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो मैं भी मेजर टाइप बता रहा हूँ। एक आपका होता है डोमेस्टिक, है ना, डोमेस्टिक सेल है, इंडिया और के एक अंदर ही अंदर बिकेगा, ठीक है, और एक है आपका इंपोर्ट, ये सॉरी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। सेल की, ठीक है। ये परचेज का
जो उल्टा होता है वो सेल होता है। तो परचेज में हमारा क्या होता है, इंपोर्ट होता है ना, और सेल में एक्सपोर्ट हो जाता है। तो वही एक प्रोसेस और नॉमिनल एक जैसा ही है जो रेगुलर प्रोसेस है। तो ऑर्डर कितने तरीके के हैं वो डिसाइड करते हैं कि उसका प्रोसेस कैसा उस इंडस्ट्री में रहने वाला है। हाई प्रायोरिटीज होते हैं, अर्जेंट ऑर्डर्स होते हैं, बर्निंग्स ऑर्डर होते हैं। तो ऑर्डर टाइप अलग अलग रहती है और उसके हिसाब से वेयर हाउस को चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर की तरफ से आया है ना। तो ये बेसिक प्रोसेस है भरत जी, सतीश जी, इसमें कोई डाउट? हेलो नहीं जी, नहीं जी। ठीक है हेलो? सर, अभी हाँ हाँ, चलिए। तो अभी गो थ्रू करेंगे सर दोबारा। हाँ, तो अभी मैं बता रहा हूँ, मैं ट्रांजैक्शन लिखता हुआ चल रहा हूँ। अब ऐसे भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो, जो ऑर्डर सर टाइप है ना, तरुण जी हाँ शायद क्लास वेटिंग रूम में है सर, वो कह रहे अच्छा हैं ज्वाइन। अच्छा कर रहे हैं। हेलो ओम जी, आवाज नहीं आ रही? हाँ, अभी बोल नहीं रहा था, अभी आवाज आ रही है? आवाज बहुत बारीक आ रही। अच्छा, आप लोगों को? नहीं सर, मुझे तो ठीक है सर। हाँ ठीक है, अभी आ ठीक। क्या हुआ ये? अभी एडमिट तो ठीक। कर दिया, एडमिट तो कर दिया उनको मैंने, तरुण जी को। हेलो, हाँ आ रही आवाज। ठीक है तरुण जी, वेलकम। लेट हो गए आज। हेलो हेलो। यस सर एक्चुअली हेलो। हाँ हाँ, हाँ सर, एक्चुअली ट्रेन में था इसलिए थोड़ी नेटवर्क की इशू है। चलेगा चलेगा। तो देखो, अभी मैं एक बार ब्रीफ में ओवरव्यू कर देता हूँ। वैसे भी हम लोग क्लोज करने वाले थे, तो एसएपी हम नहीं कल सर, करें। कोई इशू नहीं है। हाँ, अब एसएपी हम रिकॉर्डिंग तो कल, हो गई है ना? हाँ हाँ, मतलब रिकॉर्डिंग हो गई है। हाँ हाँ, तो अभी हमने जी पूरा बिजनेस किया है आउटबाउंड का, कि बिजनेस क्या रहता है, कितने तरीके का रहता है, क्या क्या स्टेप रहते हैं आउटबाउंड प्रोसेस में, है ना, किस तरीके के वेयर हाउस में क्या क्या रहता है। तो ये ना आप रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। और कल हम ये जो है ना, ये एक्सरसाइज कल हम सिस्टम में करेंगे, ठीक है। तो है ना, तो अभी मैं बस बता देता हूँ 5 मिनट के अंदर जो हमने अभी क्लास में किया। तो हमने किया ये कि हमने एक एग्जांपल लिया कि एप्पल फोन का ऑर्डर किया है। ऑर्डर करते समय में हमने क्या डाला है, मटेरियल क्या चाहिए, एप्पल का फोन चाहिए, डिलीवरी डेट कब चाहिए, कल चाहिए, क्वांटिटी कितना चाहिए, किसको चाहिए, कहाँ भेजाना है, शिपिंग एड्रेस, प्रायोरिटी। तो ये देते ही ऑर्डर बुक हो जाता है। ऑर्डर बुक होने के बाद में अगर स्टॉक सिस्टम के अंदर है, उसकी डिलीवरी जनरेट की जा सकती है कि वेयर हाउस को वो डिलीवरी बन जाएगी। फिर उसको उठाना कहाँ से है वेयर हाउस के अंदर, उसके लिए पिकिंग प्रोसेस होता है जो ट्रांसफर ऑर्डर से जाता है। कितना क्वांटिटी उठाना है, कितना पैक करना है, ये वेयर हाउस का कोर काम रहता है, क्वांटिटी, पिकिंग और पैकिंग। पैकिंग में हमने एक कॉम्बो का प्रोसेस है, किटिंग का, वो हम बाद में करेंगे। किट का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर प्रोडक्ट। तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बिल हो रहा है, जैसे फोन के साथ चार्जर भी जा रहा है, फोन भी जा रहा है, मैनुअल भी जा रहा है, ईयरफोन भी जा रहा है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसको कॉम्बो या किट बोलते हैं। किट का हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही पिकिंग हो जाती है, उसी की पैकिंग होती है। पैकिंग होने के बाद उसका गुड इशू होता है। तो जिसका गुड इशू होता है, फिर उतने का ही बिल, प्रॉफिट मार्जिन रख के बिल रेज होता है। उसके बाद इंडिया में ई वे बिल का प्रोसेस है कि कौन सा व्हीकल, उसको क्या व्हीकल का नंबर होगा, कौन सा लॉजिस्टिक उसको मैनेज करेगा, कितना क्वांटिटी और वैल्यूज पे लिखा रहता है। ट्रैकिंग के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, किस ट्रांसपोर्टर से जाएगा, और जब तक वो कस्टमर को डिलीवर नहीं हो जाएगा, ठीक है, एंड तो एंड कस्टमर है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस है उसके अंदर, ठीक है। वेयर हाउस जो है, हर वेयर हाउस का अपना प्रोसेस होता है। तो वेयर हाउस अगर कंपनी का खुद का है तो उसका हो सकता है, क्योंकि सब लोग इंटरनल पार्टनर है, उसका कुछ काम कैसे रहेगा और कैसे होना चाहिए। अगर 3PL मैनेज कर रहा है तो 3PL कैसे मैनेज करेगा। गवर्नमेंट बेस्ड वेयर हाउस है तो ये उसका ऑनरशिप पे डिपेंड करता है कि वो स्टॉक का ऑनरशिप किसका रहेगा, प्रोसेस का, ठीक है। तो यही हमने किया है। कोर वेयर हाउस के जो प्रोसेस हैं उसमें यही था कि हमारा आउटबाउंड में सबसे पहला स्टेप है पिक लिस्ट प्रिंट। पिक लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑफ डिटेल ऑफ आइटम, क्या आना उठाना है,
क्वांटिटी कितनी उठानी है, यूजर कौन जाएगा उसको पिक करने के लिए, किस बिन पे जाएगा, सोर्स बिन में उठा के कहाँ लेके जाएगा, वो सारा डिटेल इस पिक लिस्ट में होता है। उस पिक लिस्ट के हिसाब से ये पिकिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद पैकिंग होता है। अगर गुड्स टूटने फूटने वाला है तो उसका सेकेंडरी पैकिंग साथ में होता है। उसके बाद पैकिंग का लेबल चिपकाया जाता है ताकि प्रोडक्ट बॉक्स के अंदर क्या क्या पता हो, बाहर से इंफॉर्मेशन पता चल जाए। शिपिंग लेबल भी कई जगह बोलते हैं कि वो बॉक्स डिलीवर कहाँ होना है, उसके लिए शिपिंग एड्रेस लगाते हैं। फिर उसके बाद उसका गुड इशू होता है और बिलिंग होता है और गेट आउट होता है प्रोसेस, ठीक है, ईबी बिल के साथ। तो ये पूरा का पूरा हमारा बिजनेस का प्रोसेस अभी हमने किया है। एसएपी का हम कल करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं उसके साथ के साथ आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूंगा, ठीक है। तो हमारा ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अब इस वीडियो को आप लोग मेरे ख्याल से तरुण जी चले गए हैं, राइट? सर वो ट्रेन में कह रहे नेटवर्क इशू थे तो सर। चलो तो मैं उन्हीं के लिए रिपीट कर रहा था ध्यान नहीं दिए। चलो तो कल मिलते हैं इसी समय, है ना? कितने बजे कल? सेम टाइम या सुबह रखें? भारत जी आप बताइए, 11 बजे वाला टाइम रखें? शाम हाँ को रख लो सर, शाम को मेरे मतलब मैं ठीक थोड़ा है, कंफर्टेबल बाकी लोगों बाकी का बात पूछ लीजिए सर। ठीक है। तो सतीश जी और भरत जी आप एक काम करना, वेयरहाउस आप बना के रखना। आप ही के हाँ जी। वेयरहाउस से पिकिंग ट्राई करेंगे, पिकिंग पैकिंग आपके वेयरहाउस से ही करें, ठीक है। ओके तो जी। है ना, उसी से करेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कर लेना, बाकी मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हुआ चलूंगा कहाँ क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। सर मैंने वैसे एक 172 बनाया था जिसमें मैंने ट्रांसफर ऑर्डर्स करे हैं जो भी मैंने अभी फिलहाल करे, तो एक वेयर हाउस तो बना हुआ है बट वो अच्छा, तो उसको ही कॉन्फ़िगरेशन यूज चेक कर करनी लेंगे। पड़ेगी। हाँ जी, कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेक करनी पड़ेंगे। हाँ पुरानी एक बार डिलीवरी देख के ना, उस डिलीवरी से सेल्स एरिया देख लेना कि कौन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिवीजन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, ठीक है। ठीक है ठीक है उतना इन्फॉर्मेशन रख के रखना, फिर हम स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है। भरत जी, मेरे को वो यार उसको डिटेल दे दो, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ कुछ मैं चाहिए तो ऐड कर लेता हूँ। भेजता हूँ। ओके ओके भेजता हूँ। चलिए धन्यवाद आप लोग को अपना अपना टाइम देने के लिए, क्योंकि ये कंटेंट जो है काफी लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगा। यूट्यूब पे जो लोग भी मतलब बिजनेस का जिन लोगों को हाँ अंडरस्टैंडिंग श्योर। करना होगा, है ना, तो इट विल बी वेरी